हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम आगे सोशियोलॉजी का स्टडी मटेरियल इग्नू का कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले की चीज़ें ऑलरेडी एक वीडियो में कवर हो चुकी हैं, आप प्लीज़ उसे देख लीजिए, तब आपको आगे का एक लिंक बनाने में इजी रहेगा। तो द टॉपिक इज़ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है जो कि इरप्ट होकर आया था 1789 में, इसने एक तरह से जो पूरा स्ट्रगल चला था ह्यूमन हिस्ट्री का, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड इक्वलिटी, उसमें एक तरह का पूरा टर्निंग पॉइंट ला के रख दिया। इसने एज ऑफ फ्यूडलिज्म को ख़त्म किया और साथ ही साथ सोसाइटी में नए ऑर्डर को इस्टेब्लिश कर दिया। इस रेवोल्यूशन का एक आउटलाइन ही आपको समझ में आ जाएगा कि उस यूरोप में उस टाइम पे कैसे कैसे टर्मोल्स निकल के आ रहे थे। इस रेवोल्यूशन ने क्या किया, बहुत सारे चेंजेस लेके आया, ना केवल फ्रेंच सोसाइटी में बल्कि यूरोप की बाकी अदर सोसाइटीज़ में भी। इवन जो कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया, वो भी इसके आइडियाज़, जो भी इस रिवोल्यूशन थ्रू आइडियाज़ जनरेट हुए थे, इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ था। आइडियाज़ जैसे कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, जो कि अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का पार्ट हैं, उन्होंने अपना ओरिजिन में फ्रेंच रिवोल्यूशन से ही देखा था। अब कुछ मेजर एक्सपेक्ट्स देख लेते हैं इस रिवोल्यूशन के। द बेसिक पिक्चर ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी डिवीज़न इनटू फ्यूडल स्टेट। जो बेसिक पिक्चर है फ्रेंच सोसाइटी की, उसको देख लेते हैं। जनरली वहाँ होता क्या था, डिवीज़न होता था फ्यूडल स्टेट्स का में। तो जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी इनटू फ्यूडल स्टेट्स में। जो स्ट्रक्चर था फ्यूडल फ्रेंच सोसाइटी का, वो कंप्राइज करता था 3 स्टेट्स को। स्टेट्स जो है वो एक ऐसा सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन होता है जो कि फ्यूडल यूरोप में पाया जाता था, कि जहाँ पे एक सेक्शन या फिर एक स्टेट दूसरे सेक्शन या फिर दूसरे स्टेट से किससे टर्म्स ऑफ स्टेटस में, प्रिविलेजेस में और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उन सब में बहुत ही अलग होता था। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेट की। फर्स्ट स्टेट में मोस्टली जो है क्लर्जी आते थे, जो कि स्ट्रेटिफाइड थे इनटू हायर क्लर्जी, जैसे कि कार्डिनल हो गए, आपके बाइशॉप्स हो गए, अबॉट्स हो गए। इनकी जो लाइफ थी बहुत ही लग्जरी लाइफ होती थी और बहुत ही कम या फिर ना के बराबर अटेंशन देते थे रिलीजन को। इनफैक्ट ये लोग प्रेफर करते थे कि ये अपने पॉलिटिकल करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें रैदर देन रिलीजन। अपना बहुत सा टाइम ही वेस्टफुल चीज़ों में या फिर वेस्टफुल एक्टिविटीज़ में लगाते थे, जैसे कि ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग एक्सेट्रा। अगर हम हायर क्लर्जी की कंपैरिजन बात करें, जो लोअर पैरिश प्रीस्ट होते थे वो थोड़ा बहुत काम करते थे और थोड़े से पोवर्टी स्ट्रिकन थे। अब सेकेंड स्टेट की बात करते हैं, जिसमें मोस्टली नोबिलिटी आते थे। नोबिलिटी भी 2 तरह के होते थे, एक होते थे नोबल्स ऑफ स्वॉर्ड और एक होते थे नोबल्स ऑफ रॉब्स। पहले हम बात करते हैं नोबल्स ऑफ स्वॉर्ड की। ये जो है एक बिग लैंडलॉर्ड होते थे। इनको मेनली होता था ये प्रोटेक्टर हैं, जो भी प्रिंसिपल ऑफ चल रहे हैं हमारे लोगों के, उनके उनके प्रोटेक्टर हुआ करते थे। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता था। ये बिल्कुल अपनी लाइफ एक तरह से पैरासाइट के जैसे जिया करते थे, वो भी किस पे, पूरे के पूरे हार्ड वर्क ऑफ द पीजेंट्स पे। इनकी जो लाइफ थी वो भी कुछ खास नहीं करते थे, बस यही था कि एक्स्ट्रा विजन लाइफ जिया करते थे और रत्ती भर भी काम नहीं करते थे। अगर इनका कंपेरिजन करें हम, तो जैसे ज़मींदार होते वैसे कुछ थे। अब जो बात करते हैं नोबल्स ऑफ रॉब्स की, तो ये जो नोबल्स थे ये बाय बर्थ नहीं होते, इनको ये टाइटल बाय बर्थ नहीं मिलता है। ये वही लोग हैं जो मजिस्ट्रेट होते थे, जजेस होते थे। और इन नोबल्स की अगर हम बात करें, जो कुछ लोग थे काफ़ी प्रोग्रेसिव थे, लिबरल थे। जैसे जैसे सोसाइटी में उनकी पोजीशन आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे वो लिबरल होते जा रहे थे अमंग कॉमन सिटीजन्स, जो कि उस थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, उनके लिए। अब हम थर्ड स्टेट की बात करते हैं। इसमें जो बची हुई सोसाइटी हुई, मतलब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को छोड़ के जो बची हुई स्टेट होती है वो इसमें आके रहती है। इसमें इंक्लूड कौन कौन है, पीजेंट्स, मर्चेंट्स, आर्टिशंस एक्सेट्रा। ये जो है बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता था इनकी कंडीशंस में, जो पीजेंट्स की कंडीशन है उनमें और जो क्लर्जी और नोबिलिटी होते हैं उनमें। पीजेंट्स उनको दिन रात काम करना पड़ता था, लेकिन वो हमेशा ओवरलोडेड होते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टैक्स उनके पास होते थे। वो केवल एक ज़िंदगी जिया करते थे हैंड टू माउथ वाली, मतलब उनके पास केवल इतना ही होता था कि अपना पेट भर सके बस। वो पूरी सोसाइटी के लिए तो अब फूड जनरेट करते थे, लेकिन अपने सर्वाइवल के लिए हार्डली वो कुछ रख पाते थे। और उसका रीज़न ये भी है क्योंकि अगर इन केस किसी भी रीज़न से अगर फेलियर हो जाता था उनकी क्रॉप का, तो गवर्नमेंट के साइड से किसी भी तरह की कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी। वहीं अगर हम किंग की बात करें, जो किंग था वो बाकी के जो 2 स्टेट्स थे, क्लर्जी और नोबिलिटी, उनमें ही अपनी गुडविल बनाने में हमेशा बिजी रहता था और पुअर को हमेशा एक्सप्लॉइट करता रहता था। जो पुअर पीजेंट्स थे उनके पास इसके अगेंस्ट किसी भी तरह का पावर नहीं था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें क्लर्जी और नोबिलिटी की, वो भी कम नहीं थे। वो भी सिर्फ किंग को पैम्पर और फ्लैटरिंग करने में ही लगे रहते थे, किसी भी तरह का कोई भी ध्यान नहीं देते थे पीजेंट्स पे।
अगर हम पीजेंट से कंपेयर करें तो जो कंडीशन थी मिडिल क्लास की, जिसको हम बॉर्जियोसी के नाम से भी जानते हैं, इनमें मर्चेंट्स, बैंकर, लॉयर, मैन्युफैक्चरर एक्सेट्रा ये सब आते थे, इनकी कंडीशन थोड़ी सी बेहतर थी। हालांकि ये क्लास भी थर्ड स्टेट से ही बिलोंग करती थी, लेकिन जो इस क्लास की पॉवर्टी थी, जो कि किसकी वजह से मिलनी आई, प्राइस राइज की वजह से ड्यूरिंग 1720 टू 1789, इसने इनको बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट कर दिया। ये क्या करते थे, ये इस राइस की वजह से जो प्रॉफिट होता था उसको लेते थे, और इसकी वजह से हुआ कि जो फ्रेंच का ट्रेड था वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो गया, और जो कॉमर्शियल क्लास थी वो भी काफ़ी हद तक आगे बढ़ के निकल के आई। अब इसी तरह से होता क्या क्या, धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइस राइज होता गया, जो ये क्लास थी सिक्योर होती गई और रिच होती गई, बट फिर भी इनके पास किसी भी तरह का सोशल प्रेस्टीज नहीं था, अगर हम कंपेयर करें बाकी की हाई प्रेस्टीज मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। सिर्फ ट्रेड को कंट्रोल करने के अलावा, ट्रेड बैंकिंग इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने के अलावा जो बॉर्जीज थे उनके पास और किसी भी तरह का पावर नहीं था कि वो कोर्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस कर सकें। और जो बाकी के दो स्टेट्स थे वो भी इन लोगों को बहुत ही नीचा देखते थे, और किंग जो थे वो भी एकदम ना के बराबर ही अटेंशन इनको देते थे। तो इसलिए उनको लगने लगा कि हमें पॉलिटिकल पावर गेन करना तो मस्ट है। अभी ही बात करें हम क्लर्जी और नोबिलिटी, जो दोनों के दोनों हैं, मतलब दोनों जो स्टेट्स हैं वो लगभग 2% पॉपुलेशन थे, और लेकिन उनके पास 35% तक का लैंड था। वहीं अगर हम बात करें पीजेंट्स की, जो कि 80% ऑफ पॉपुलेशन थे, लेकिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ 30% लैंड हुआ करता था। जो पहले के दो स्टेट्स हैं वो किसी भी तरह का कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देते थे। वहीं अगर हम पीजेंट्स की बात करें तो उनके पास बर्डन था टैक्सेस का, वेरियस काइंड्स का। और ये टैक्स होते कैसे थे, चर्च के ऊपर होते थे, फ्यूडल लॉट्स के ऊपर होते थे, टैक्सेस इन फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, पोल टैक्स, लैंड टैक्स टू द स्टेट, बहुत सारे होते थे। अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी वो भाई गरीबी से जूझ रहे होते हैं, उसके बाद भी आप उन पर इतने सारे टैक्स का बर्डन डाल दोगे। एक तरह से कहा जाए तो ये क्या हो रहे थे, बाकी के दोनों स्टेट का पूरा क्या बोलते हैं, बर्डन अपने कंधों पे लेकर चल रहे थे। तो चीज़ें पूरी हो गई। अब नेक्स्ट है टॉपिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या रहा फ्रेंच सोसाइटी का, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमें पता है वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की थी उस टाइम पे, और वहाँ पे भी जो थ्योरी थी डिवाइन राइट ऑफ किंग, उसको फॉलो किया जाता था। करीब 200 सालों तक जो बर्बन डायनेस्टी के किंग्स हैं उन्होंने फ्रांस पे रूल किया। अब किंग के रूल के अंडर हुआ क्या, जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनके पास किसी भी तरह का कोई भी पर्सनल राइट नहीं था। वो केवल किंग को सर्व करते थे, उनके नोबल्स को सर्व करते थे जितने की उनकी कैपेसिटी होती थी। अब किंग्स के वर्ड जो थे वही लॉ होते थे, और किसी भी ट्रायल का रिक्वायरमेंट नहीं होता था किसी को अरेस्ट करने से पहले। लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ होता क्या था, हर एक रीज़न के लिए, मतलब डिफरेंट रीज़न के लिए डिफरेंट लॉज हुआ करते थे, जिनसे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हुआ करता था। और साथ ही साथ यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्टिंक्शन नहीं था कि कौन सी इनकम ऑफ स्टेट है, कौन सा इनकम ऑफ किंग है। द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी, अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी हम देख लेते हैं। जो फ्रांस का किंग था, अगर हम बात करें फ्रॉम द लुइस 14 से, तो बहुत ही कॉस्टली वॉर उसने लड़ाई, जिसकी वजह से हुआ कि कंट्री बर्बाद होती गई। और जब लुइस 14 की डेथ हुई 1715 में, तो फ्रांस जो था एक तरह से बैंकक्रप्ट बन गया। अब लुइस जब 15 की जगह पे आए तो जो बैंकक्रप्ट हो रखा था कंट्री, उसको रिकवर करने के बजाय इन्होंने लोगों से और बैंकर से, मनी बोरोवर से पैसे लेने शुरू कर दिए, लेते ही गए। उनका एक फेमस सेंटेंस था, आफ्टर मी द डिलीग। यही दिखाता कि किस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस से उस समय का फ्रांस जूझ रहा था। अब लुइस 16 आते हैं, ये बहुत ही वीक और इनएफिशिएंट किंग होते हैं, और इन्होंने क्या किया, बैंकक्रप्ट गवर्नमेंट को और ज़्यादा बर्बाद कर दिया। इनकी जो वाइफ थी क्वीन मैरी एंटोनी, जो भी बोलते हैं इनको, अब मैं एंटोनी बोल रही हूँ। इनको बहुत ही इनके जो एक्सपेंसेस हुए थे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्चे होते थे इनकी हैबिट्स ऐसी थी। इनका एक बहुत ही फेमस रिप्लाई है जो कि उन्होंने एक गरीब और भूखे आदमी को दिया था फ्रांस में, जब वो उनके पास ब्रेड के लिए आया था। तो उन्होंने उस आदमी से कहा, इफ़ यू डोंट हैव ब्रेड ईट केक। अब हम एग्जामाइन करेंगे जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ था फ्रांस में, जो कि बहुत ही एक बहुत ही अच्छा फोर्स निकल के आया था, किसकी वजह से, इस रिवॉल्यूशन की वजह से। देखते हैं हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन फ्रांस। जो फ्रांस था बाकी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के जैसे, जो कि उस टाइम 18th सेंचुरी में थी, वो भी एक तरह से एज ऑफ रीज़न एंड रैशनलिज्म में एंटर कर गया। कुछ मेजर फिलोसफर थे जो कि कुछ फिलोसफर्स थे जिनके आइडियाज़ ने फ्रेंच पीपल को इन्फ्लुएंस किया।
जो कि रैशनलिस्ट हुआ करते थे और जिन्होंने माना कि जो भी चीज़ें हो रही ऑल थिंग्स कुड बी प्रूव्ड बाय रीज़न, मतलब कुछ भी चीज़ें हैं उनको आप सही कर सकते हो, गलत बता सकते हो, किसी कुछ भी बता सकते हो अगर, तो उसके पीछे कोई एक रीज़न होता है। और ये थिंकर्स थे कौन कौन? मॉन्टेस्क्यू थे, लॉक थे, वोल्टेयर थे, रूसो थे। तो ये पहले मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं। जो मॉन्टेस्क्यू की बुक है द स्पिरिट ऑफ द लॉ, इसने बताया कि जो भी अथॉरिटी ऑफ पावर है, जो भी पावर है अथॉरिटी की, वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, ये तीनों का तीनों एक साथ नहीं होना चाहिए, एक ही जगह नहीं होना चाहिए। इनका मानना था कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए और लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल भी होना चाहिए। वहीं अगर हम लॉक की बात करें, जो एक इंग्लिश मैन थे, वो एडवोकेट करते थे कि हर एक इंडिविजुअल को कुछ सर्टेन राइट्स मिलने चाहिए और किसी भी अथॉरिटी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो जो पर्सनल राइट्स हैं उनसे ले सके। अभी राइट्स थे कौन से? राइट टू लिव, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू पर्सनल फ्रीडम। इसके साथ ही साथ वो उनका ये भी मानना था कि अगर कोई रूलर इन सारे राइट्स को उन लोगों से लेने की कोशिश करता है तो उसको फटाक से उस सीट से हटा देना चाहिए, मतलब उसको किंग की सीट से हटा देना चाहिए और उसको किसी ऐसे रूलर से रिप्लेस करना चाहिए जो उनके इस राइट को प्रोटेक्ट कर सके। वहीं अगर वोल्टेयर की बात करें, एक फ्रेंच फिलोसफर थे, वो एडवोकेट करते थे रिलीजियस टॉलरेंस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच को। इसके साथ ही साथ वो ये भी कहते थे कि राइट ऑफ इंडिविजुअल फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। रूसो की जो बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें हुआ क्या, जो पीपल हैं वहाँ के, मतलब उनका मानना कि ये कंट्री के लोगों को ये हक होना चाहिए कि वो अपनी सोवरेन कंट्री को चूज़, मतलब सोवरेन चीज़ों को चूज़ कर सके। उनका मानना था कि कोई भी इंसान अपना एक फुल ग्रोथ उस जगह पे उस गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा अच्छे से कर सकता है जो खुद की उसकी चॉइस की हो। इसी तरह जो मेजर आइडियाज़ थे और बाकी के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच पीपल थे उनकी इमेजिनेशन को थोड़ा सा हिलाना डुलाना शुरू करा। और साथ ही साथ कुछ और लोग जिन्होंने फ्रेंच आर्मी को सर्व किया गया था, उनको भेज दिया गया कि अमेरिकन को जाके असिस्ट करें उनके वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, जो कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से उस टाइम चलना था। और जब वहाँ से वापस आए तो उनके पास आइडिया था, आइडिया ऑफ इक्वलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द राइट टू चूज़ देयर ओन गवर्नमेंट। ये दो चीज़ें और निकल के सामने आई। और जो फ्रेंच मिडिल क्लास था वो इन आइडिया, जो कि लिबर्टी और इक्वलिटी था, इनसे बहुत डीपली अफेक्टेड हुआ। तो अभी तक हमने एक फ्रेंच सोसाइटी का थोड़ा बहुत पिक्चर देख ली है, बिफोर रिवॉल्यूशन क्या था क्या नहीं था। अब हम कुछ चीज़ें जानेंगे जो ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन चल रहा था। ये इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है, ये कुछ काम के नहीं हैं, मुझे नहीं लगा। आप पढ़ लेना, वैसे आप मुझे लगा नहीं किसी तरह से। तो आगे बढ़ते हैं, हम अब आते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये तकरीबन शुरू हुआ था 1716 AD से इंग्लैंड में। इसने क्या किया, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में चेंज किया इंसानों की। पहले तो इंग्लैंड में, उसके बाद जो बाकी की कंट्रीज़ हैं यूरोप में उसमें, और इसके बाद बाकी के सारे कॉन्टिनेंट्स में। अगर हम यूरोप की बात करें तो स्पेशली उसमें इंग्लैंड है, उसने कुछ न्यू टेरिटरीज़ को डिस्कवर किया, एक्सप्लोर किया, और साथ ही साथ ग्रोथ हुआ ट्रेड एंड कॉमर्स में। और जो ये क्या बोलते हैं, ग्रोथ चली आ रही थी टाउन्स की, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होती गई। और इससे हुआ क्या, गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज़ होना शुरू हुई। जो पहले गुड्स होते थे जो कि केवल डोमेस्टिक लेवल पे प्रोड्यूस होते थे, जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ने लगी, वो भी एक वास्ट मैसिव प्रोडक्शन शुरू कर दिया उन्होंने भी। ठीक है जी। अब न्यू इन्वेंशंस की बात करते हैं हम। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे हुआ क्या, कई सारे नए टूल्स और टेक्निक्स को इन्वेंट किया गया, जिससे क्या हो, जो भी गुड्स है उनको बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने में हेल्प मिले। अब 1716 1830 AD के टाइम पे हुआ क्या, एक सीरीज़ ऑफ इन्वेंशंस निकलनी शुरू हो गई, टूल्स और टेक्निक्स आने शुरू हो गए, और ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन है उसने फैक्ट्री सिस्टम को फाइनली एक इंट्रोड्यूस किया। अब इस तरह हुआ क्या, जो इकोनॉमी थी पहले फ्यूडल हुआ चली आ रही थी, तो अब फ्यूडल से कैपिटलिस्ट सिस्टम में चेंज हो गई थी। अब इस तरह धीरे होना क्या लगा, फिर जो एक क्लास इमर्ज हुई, क्लास ऑफ कैपिटलिस्ट, जो कि कंट्रोल कर रही थी न्यू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन को। इस रिवोल्यूशन के थ्रू हुआ क्या, जो सोसाइटी थी वो भी एक ओल्ड एज से जो कि पहले हैंडमेड गुड्स पर रिलाई करती थी, अब न्यू एज में आ गई जहाँ पे मशीन मेड गुड्स आने लगे। और ये शिफ्ट ही बताता है कैसे एमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है। कुछ एक मैकेनिकल इन्वेंशन था जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट था, जिसने बहुत ही क्विक और बेटर मेथड ऑफ प्रोडक्शन लेके आया बहुत सी वेरियस इंडस्ट्रीज़ में। वो था स्पिनिंग जेनी, जो कि इन्वेंट किया था 1767 में जेम्स हारग्रेव्स ने, जो कि एक इंग्लिश वेवर थे।
एक सिंपल मशीन थी रेक्टेंगुलर के शेप में, इसमें बहुत ही एक सीरीज़ ऑफ स्पिंडल्स लगी होती थी और जो एक सिंगल वेव में काफ़ी चीज़ें बना सकती थी। अब 1769 में आर्कराइट, जो कि एक इंग्लिश बार्बर थे, उन्होंने इन्वेंट किया एक अनदर टूल जिसका नाम उनके उनके नाम के बाद ही रखा गया, आर्कराइट्स वाटर फ्रेम। ये वाटर फ्रेम इतना बड़ा था कि इसको आप घर के अंदर तो रख सकते नहीं थे, इसके लिए आपको स्पेशल बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट थी, अब अलग से बिल्डिंग सेटअप करो। और इस तरह से कहा गया कि ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल था जिसमें फैक्ट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अनदर इन्वेंशन की अगर हम बात करें तो म्यूल थी, जो कि एक सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1779 इंग्लैंड में की थी। यहाँ पे बहुत ही अदर बाकी की भी इन्वेंशंस हुई थी जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, जो कि यूरोपियन सोसाइटी में उस टाइम चल रहा था। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन सोसाइटी। अब जैसे जैसे क्या हो रहा था, इकोनॉमी में चेंज हो रहा था, सोसाइटी की इकोनॉमी में चेंज हो रहा था, कुछ तो सोशल चेंज भी साथ साथ चले आ रहे थे। जो कैपिटलिज्म था वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया, जिसमें हुआ क्या, डेवलपमेंट हुई किसकी, बैंक की, इंश्योरेंस कंपनी की, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये सब भी आगे आए। और इसके साथ ही साथ एक नई क्लासेस निकल के आए, जैसे क्लासेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, मैनेजर्स, कैपिटलिस्ट एक्सेट्रा। अब अगर हम पीजेंट्स की बात करें, पीजेंट्स यहाँ पे भी खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मान रहे थे, कि उनको मानना था कि यहाँ पे आके उन्हीं के जैसे लोग वैसे ही हैं जो कि आके कॉटन टेक्सटाइल मिल्स में काम कर रहे हैं। उनको एक पूरा के पूरी कंट्री थी, वहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं थी, बल्कि उनको आप ऐसी जगह देख सकते हो जो कि जगह बहुत ही अनहाइजीनिक थी, उनको बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में रहना पड़ता था। जैसे जैसे प्रोडक्शन का इंक्रीज़ हो रहा था, वैसे वैसे पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होती जा रही थी। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे अर्बनाइजेशन जो है वो भी बढ़ रहा है। अब इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। अब जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ थी, इनकी सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो रिपीटेटिव और बोरिंग काम करते जा रहे थे, लेकिन वो अपने काम को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। अगर इनको मार्क्सिस्ट के टर्म में बोलें तो जो वर्कर्स थे वो एलिनेट हो गए थे अपने प्रोडक्ट्स से, जो वो खुद ही बना रहे थे उनसे। अब जो सिटी लाइफ थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, वो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अलग तरह की लाइफ हो गई थी। अब इसमें हुआ क्या, जो चेंजेस थे वो कंजर्वेटिव से रेडिकल थिंकर्स की तरफ आते गए। जो कंजर्वेटिव्स थे वो डर रहे थे इस बात से कि जो भी ये कंडीशन चल रही है इनसे काफ़ी क्योस और डिसऑर्डर आ जाएगा। लेकिन जो रेडिकल्स थे, जैसे कि ईगल्स थे, उनका मानना यह था कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो एक तरह से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को इनिशिएट कर रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या, जो कुछ डिफरेंसेस थे, वैल्यू जजमेंट ऑफ वैल्यू डिफरेंसेस थे सोशल थिंकर्स के उस टाइम पे, वो एक चीज़ पे अग्री करे, किस पे, एपॉक मेकिंग इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे। और साथ ही साथ वो इस बात पे भी अग्री हुए कि कैसे जो नई वर्किंग क्लास है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो भी देखने में। अब नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट थीम्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इसमें है कंडीशन ऑफ लेबर कंडीशन। अगर लेबर की कंडीशन की अगर हम बात करें तो जो नई पॉपुलेशन थी वो अपने लिवलीहुड के लिए अर्निंग कर रही थी, और ये अर्निंग आ कहाँ से रही थी, वो फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, जो कि फैक्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। जो अर्ली ईयर्स थे वर्किंग क्लास के, वो तो एक पॉवर्टी में जाके वो बहुत ही ऐसे एरिया में रहा जो बिल्कुल रहने लायक था नहीं, वो सोशली डिप्राइव थे, और एट द सेम टाइम वो इंडिस्पेंसिबल थे अपनी न्यू इंडस्ट्रियल सिस्टम में। और इससे हुआ क्या, उनको एक पावरफुल सोशल फोर्स मिला। सोशोलॉजिस्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया कि जो इस टाइम की पॉवर्टी है क्लासेस ऑफ वर्कर्स की, वो नेचुरल पॉवर्टी ना हो कि एक सोशल पॉवर्टी है। और इस तरह से हुआ कि 19वीं सेंचुरी में जो वर्किंग क्लास थी वो एक तरह का सब्जेक्ट बन के आई, दोनों तरह का, मॉरल और एनालिटिकल कंसर्न का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो जो इसके साथ ही साथ मतलब वर्किंग क्लास पे ध्यान देने के अलावा साथ ही साथ इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। लैंड था उसने अपनी वैल्यू जो कंट्री में खो दी थी। सो हम बात करते ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी की। जो एक ट्रेडिशनल एम्फेसिस था लैंड का, उसने अपनी वैल्यू खो दी थी, और उसी की जगह पे मनी और कैपिटल जो है वो धीरे धीरे इम्पॉर्टेंट होता जा रहा था इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे। जो इंडस्ट्रियल सिस्टम था उसमें काफ़ी तरह के इन्वेस्टमेंट को लगाया जाने लगा, और जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स थे उनका जो सिग्निफिकेंट था वो भी धीरे धीरे कम होता गया, और जो नए कैपिटलिस्ट थे उनकी पावर धीरे धीरे बढ़ने लगी।
और इसमें जो काफ़ी सारे कैपिटलिस्ट थे, जो नए कैपिटलिस्ट निकल के आ रहे थे, उनमें से कुछ तो लैंडलॉर्ड ही थे। अब जो प्रॉपर्टी थी एक तरह का एक सेंट्रल इशू बन गई थी, और जिसने रेस किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी। जो एक सिग्निफिकेंट, जो एक इन्फ्लुएंस था सोशल ऑर्डर पे, उसको भी कंसिडर किया जाने लगा। जो प्रॉपर्टी थी वो इकोनॉमिक प्रिविलेजेस, सोशल स्टेटस एंड पॉलिटिकल पावर से रिलेटेड भी थी। अब जैसे ही एक कोई चेंज आएगा प्रॉपर्टी सिस्टम में, इसमें चेंजेस थे कैसे कैसे, जैसे कि फंडामेंटल कैरेक्टर निकल के आता है सोसाइटी का, इन सब में चेंजेस आते जा रहे थे। अब जो सोशियोलॉजिस्ट थे उनको, उनके पास भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में। उस टाइम पे था कौन कौन, मार्क्स थे, टॉकियावेली थे, टाइने थे और वेबर थे, इनके दिमाग में भी सब चीज़ें आ रही थी। इंडस्ट्रियल सिटी की हम बात करें, जैसे कि क्या, अर्बनाइजेशन एक बहुत ही नेसेसरी कोरोलरी निकल के आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। जो इंडस्ट्रीज़ थी वो ग्री हो रही थी, उसके साथ ही साथ ग्री हो रहा था ग्रेट क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन, जो कि मॉडर्न टाउन्स और सिटीज़ में। सिटीज़ जो है वो पहले भी प्रेजेंट हुआ करती थी एशियन टाइम पे, जैसे कि रोम हो गया, एथेंस हो गया, एक्सेट्रा। लेकिन जो अभी की नई सिटीज़ जैसे कि मैनचेस्टर्स इन इंग्लैंड, फेमस फॉर टेक्सटाइल, ये नेचर में काफ़ी डिफरेंट हुआ करती थी एंशियंट वन से। जो एंशियंट सिटीज़ थी उनको जाना जाता था रिपोजिटरीज ऑफ सिविलाइज्ड ग्रेसेस एंड वर्च्यूज, लेकिन जो नई सिटीज़ थी उनको जाना जाता था रिपोजिटरीज ऑफ माइजरी एंड इनह्यूमैनिटी। यही वो एस्पेक्ट है जो उनकी नई सिटीज़ में निकल के आए, और जो कि अर्ली सोशियोलॉजिस्ट के कंसर्न का मुद्दा भी था। अब टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट्री सिस्टम की अगर हम बात करें, जो टेक्नोलॉजी और फैक्ट्री सिस्टम था उसमें काउंटलेस राइटिंग स्टार्ट हो गई 19th सेंचुरी के आसपास। जो कंजर्वेटिव रेडिकल थिंकर्स है, दोनों को रियलाइज़ होने लगा कि जो ये दो सिस्टम हैं, ये कि पूरे के पूरे ह्यूमन लाइफ को ही ऑल्टर करके रख देंगे। अब आगे क्या है, अब जो भी इम्पैक्ट था टेक्नोलॉजी का और फैक्ट्री सिस्टम का, एक बहुत ही लार्ज स्केल का माइग्रेशन लेके आया था पीपल्स का सिटीज़ में। विमेन और चिल्ड्रन थे जो, उन्होंने भी वर्क फोर्स को ज्वाइन किया फैक्ट्रीज़ में। फैमिली रिलेशन जो है वो चेंज होता गया। अब जो फैक्ट्री का सायरन था वही लोगों की ज़िंदगी को रूल करने लगा। अब इंसान क्या हुआ, मशीन अब काम को डोमिनेट करने लगी। जैसा कि पहले ही मेंशन कर दिया गया है, लेबर और प्रोडक्ट ऑफ देयर लेबर कैसे चेंज, उनके बीच का रिलेशन कैसे चेंज होता गया। वर्क जो भी काम होता था वो अपने वर्कर अपने वेजेस के लिए काम करता था केवल, और जो प्रोडक्ट निकल के आता था वो चाइल्ड होता था उन सभी लोगों का और मशीन्स का खास करके। तो और जो ओनर था उस फैक्ट्री का, वही पूरा का पूरा मालिक होता था। मार्क्स जो है, मार्क्स ने देखा कि जो भी अब मशीन का जो चल रहा है चीज़ें, एक तरह का इंस्लेवमेंट हो रहा है और मैनिफेस्टेशन हो रहा है, जिसके मैनिफेस्टेशन ऑफ एलियनेशन ऑफ लेबर। जो सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जो मैन और वीमेन दोनों हैं वो धीरे धीरे मैकेनिकल होते जा रहे हैं अपने हार्ट में, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सिस्टम का जो प्रोडक्शन था उसमें कैसे घुसते चले जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। अब आगे क्या है, ये इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस अफेक्टिंग द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और आपके सजेशन आर मोस्ट वेलकम। मुझे सच में वेट है आपके सजेशन का, कोई सजेशन या फिर किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बता दिए। थैंक यू।